Vaccines are one of the most effective ways to protect people of all ages from infants to elderly against many serious diseases. बेटा जो टीकाकरण है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका था हर एज के पीपल के लिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े बूढ़ा हो। कई तरीके की जो सीरियस डिसीजेस थी उनके लिए, सबके लिए इफेक्टिव तरीका था। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड सेव मिलियंस ऑफ लाइफ एवरी ईयर। ये लोगों के अंदर बीमारी को रोकता था, उनको फैलने से रोकता था, और उसने और यहाँ तक कि साल भर में कई आप बोल सकते हो कि कई करोड़ों लोगों को उन्होंने क्या किया, बचाया। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव। बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है कि वैक्सीन आपको बचाती है, आपको उसका उपचार नहीं कर सकती। वो एक दवाई ऐसी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हुई, आपने वैक्सीन लगवा ली, वो आप ठीक हो, नहीं। They can help minimize serious disease before they happen, but do not treat them when someone is already sick. ये मिनिमाइज कर सकती है। जैसे मान लो अगर आपको वैक्सीन दे दी है तो उससे रिलेटेड जो बीमारी आपको होने वाली होगी ना, उसके कुछ सिम्टम्स को मिनिमाइज कर देगी, आपको बहुत गंभीर परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन अगर आप पहले से ही बीमार है तो ये आपको ठीक नहीं करेगी, ठीक है। Some people may fear or doubt vaccine, but scientists and doctors carefully test them for safety. कुछ लोगों के अंदर डर है और आशंका है कि वैक्सीन के बारे में कि भैया नहीं बीमार कर देगी या हमें कोई और परेशानी हो जाएगी, लेकिन साइंटिस्ट ने और डॉक्टर ने इनके केयरफुली टेस्ट किए हैं ताकि ये आप लोगों के लिए सेफ है। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू। बेटा टीकाकरण वाली जो ये तरीके हैं ना, जो विधियां हैं, ये सिर्फ आपको ही प्रोटेक्ट नहीं करती ना, आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एवर हर्ड ऑफ, आपने कभी इसके बारे में सुना है या फिर आपको इसके बारे में पता है? क्या है देख लेते हैं बेटा। इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन, भारत का क्या भूमिका है टीके उत्पादन में? इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। बेटा भारत जो है ना, विश्व में सबसे बड़े टीके उत्पादकों में से एक है। It manufactures vaccine on a massive scale and supply them to many countries. ये बेटा बहुत भारी मात्रा में बनाते हैं वैक्सीन्स को और फिर उनको बाकी कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। Indian vaccine companies play a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts. जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के टाइम पर भारत की जो वैक्सीन्स थी, ठीक है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, भूमिका निभाई थी। और पैंडेमिक के दौरान, ठीक है, कंटिन्यू ग्लोबल जो हेल्थ एफर्ट्स थे उन लोगों को क्या किया था बेटा, उनको योगदान दिया था और उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए सपोर्ट किया था, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं। फिर से हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, आइए जानते हैं। तो देखा ना, आप जैसे जैसे साइंटिस्टों के बारे में जानते जा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। महाराज किशन भान वॉज अ वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। बेटा महाराज किशन भान जो थे एक बहुत अच्छे चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। As Secretary of the Department of Biotechnology, he helped promote science and innovation in India. भारत में इन्होंने साइंस को और नए आप बोल सकते हो कि नवाचार को इन्होंने उन्नति दिलाई थी। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, ये एक सेक्रेटरी थे, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। He played a key role in developing the rotavirus vaccine which protects children from diarrhea. बेटा इन्होंने इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो क्या थी, इन्होंने रोटावायरस वैक्सीन डेवलप की थी जो बच्चों में डायरिया जैसी परेशानी को क्या करता है, आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, ठीक है। He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sector. इन्होंने जो आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। ये विश्वास रखते थे कि इस तरीके की चीजें हो जो आप बोल सकते हो कि किफायती हो, है ना, जो लोग बाग आसानी से ले सके, उनको उपलब्ध हो सके। और इन्होंने हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बेटा एक बहुत बड़ा क्या करा था, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में परिवर्तन किया, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं 3.5.1 ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो बीमारियां हैं उनका उपचार कैसे कर सकते हैं, उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। If our immune system fail to protect us against an infectious disease, we fall ill and need to visit a doctor. बेटा यदि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो हमें बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, फेल हो जाता है, तो हम लोग बीमार हो जाते हैं और फिर हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना होगा। The doctor may give us medicine called antibiotics.
which kill the bacteria that might have caused the disease. अब डॉक्टर हम लोगों को क्या देते हैं? डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं जो क्या होती है, जो हमें जो बीमारियां कर रहे हैं ना, उन बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है? प्रतिजैविक जिसे बोल सकते हैं। Antibiotic work only against bacterial infection because they target part of bacterial cell that are different from human or other animal cell. बेटा इंसानों के अंदर जितनी भी सेल है ना, ये जो जानवरों के अंदर जो भी सेल है, अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया सेल आ जाती है तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है बाकी सेलों से, है ना। तो वो उसको आसानी से टारगेट कर देते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। They do not work against the viruses or diseases caused by protozoa. बेटा ये उनके लिए नहीं है जो आप वायरस या प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां, ये उनके लिए काम नहीं करती, है ना। डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। बेटा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी ना, जो प्रतिजैविक थी, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। उसकी खोज किसने की थी? आइए उसके बारे में जानते हैं। पेनिसिलिन was discovered in 1928 by Alexander Fleming, a bacteriologist from London. बेटा लंदन के बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने 1928 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। While studying harmful bacteria, he noticed that a mold on our discarded petri dish stopped the bacteria from growing. बेटा जब वो पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उस समय उन्होंने क्या देखा कि जो पेट्री डिश है ना, पेट्री डिश पर जो फफूंदी लगी होगी। पेट्री डिश क्या होता है? जनरली आप लोग जब साइंस लैब वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की कांच की कटोरी टाइप होती है जिसको पेट्री डिश बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हम जनरली कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कोई अपने जो भी आपका आप बोल सकते हैं कि जिस भी चीज पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप उसको इसके अंदर रखते हैं। तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो पेट्री डिश के ऊपर मोल्ड थी, फंगी थी, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम कर रही थी। ठीक है, he realized the mold release is a substance that kill the bacteria. उन्होंने सोचा, उन्होंने महसूस किया कि जो मोल्ड है वो कोई सब्सटेंस रिलीज कर रही है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही है, बैक्टीरिया मर जा रहा है। अभी कौन सा बैक्टीरिया था? ये वही बैक्टीरिया है जो आप लोगों की बॉडी के अंदर बीमारी क्रिएट करता है ना, जिसकी वजह से हम लोग उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना। This chance discovery led to the discovery of penicillin, the first antibiotic used to treat bacterial infection. और बेटा यही वो एक तरीके से आप बोल सकते हो, कहते हैं ना योर बाय चांस तुक्का लग गया। इट्स नॉट अ तुक्का, जनरली मैं आपको चांस की यहाँ पर मीनिंग बता रही हूँ कि ये वो एक आकस्मिक खोज थी जिसमें किसकी खोज की गई? जिसमें पेनिसिलिन की खोज हो गई, जो कि पहली एंटीबायोटिक बनी, पहली प्रतिजैविक बनी, किसके लिए? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो antibiotics are effective in protecting us against bacterial infection and have saved millions of lives since their discovery. Their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness. Figure 3.58. बेटे देखो, माना कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक है ये इफेक्टिव है ना, ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अब बहुत सारे लोगों की लाइफ्स भी इसने बचाई है जब से इसकी डिस्कवरी हुई है, लेकिन their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness. लेकिन बेटा अगर हम इसको अनकंट्रोल तरीके से यूज करते जाएंगे ना, तो इसका जो प्रभाव है, जिसका जो इफेक्टिवनेस है, ये कम हो जाता है। कैसे? Nowadays आप बोल सकते हो कि वर्तमान के समय में there are news headline about antibiotic resistance. आप लोगों ने क्या देखा होगा? आप लोगों ने समाचारों में इसके बारे में चर्चा सुनी होगी। A phenomena where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic. बेटा ये क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर क्या होता है कि देखो, जब जो जीवाणु जिसको हम मारते हैं एंटीबायोटिक देने के लिए, देखिए है ना, हम लोगों ने एंटीबायोटिक लिया कि पर्टिकुलर जो कोई बैक्टीरिया वो मर जाए, लेकिन जब हम लोग ज्यादा इसका यूज करने लगते हैं तो देखा ये गया कि वो बैक्टीरिया है ना, वो उसको मारने की बजाय वो क्या करता है? वो उसको सर्वाइव करा रहा है और उसको मल्टीप्लाई करा रहा है। ठीक है, वो यानी कि वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, दिस मेक्स कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ। जिसकी वजह से बेटा जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये लंबी बीमारी हो जाती है, दीर्घकालीन जो रोग हो जाता है,
और यहाँ तक कि मृत्यु की भी संभावना को बढ़ा देता है। तो समझ आया आप लोगों को क्या है ये आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। कैसे ये कम्युनिटी के अंदर फैलता है इसके बारे में देखो। टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड और टेकिंग इनकम्प्लीट डोज। आप लोगों से जनरली बोला जाता है ना कि अगर एंटीबायोटिक चल रही है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी डोज को कंप्लीट तरीके से लें, कोर्स पूरा करें, या फिर आपको बोला जाता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेनी है ना, ऐसा बोला जाता है ना। तो देखो ये आपके एंटीबायोटिक्स है। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इन ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे जो है जीवाणु में प्रतिरोध का जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये कैसे होता है। ये आपका जनरली एक पर्सन है, ठीक है, इसको कोई बीमारी हुई और ये हॉस्पिटल में गया, एडमिट हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, इसे ऊपर कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हुआ, स्प्रेड डायरेक्टली टू अदर पेशेंट और इनडायरेक्टली थ्रू हेल्थ केयर वर्कर्स। इसके पास से जो बीमारी थी, जो इन्फेक्शन था, वो बाकी के जो हॉस्पिटल में काम करने वाले पेशेंट, हॉस्पिटल में रहने वाले पेशेंट या वहां पर जो काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स है उनको फैल गया, जिससे ये क्या हुआ, स्प्रेड इन हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस। अब हॉस्पिटल में ऐसा तो नहीं है कि सारी जगह साफ सुथरी होती है ना, तो डर्टी उसकी वजह से, सरफेस की वजह से वो हॉस्पिटल में फैल गया। अब जो पेशेंट था वो तो घर चला गया, ठीक है। घर जाने के बाद स्प्रेड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू कम्युनिटी, उससे कहाँ फैलने लगा, उससे लोगों के अंदर फैलने लगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये देखो एनिमल्स के केस में क्या होता है। एनिमल्स के केस में भी जनरली यही होगा कि आप लोग वगैरह होते हैं, इनको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से जो इनके मिल्क वगैरह से बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनके अंदर उसका एक्सपोजर हो जाता है, फिर एनिमल से जो हम लोग खा रहे हैं तो उसके अंदर फैल जाता है ना, इस तरीके से फैल सकता है। और अगर दूसरा केस देखे जाए, एक तो इस तरीके से फैल रहा है इंसानों के अंदर, ठीक है, एनिमल से। दूसरा केस क्या होता है बेटा, जो इनका वेस्ट होता है, जैसे गाय वगैरह का वेस्ट होता है, इससे आपको पता है ना गोबर के उपले वगैरह बनते हैं, फिर बोला जाता है कि उसको मिट्टी में मिलाने से अच्छी खाद बनती है ना। तो खाद वगैरह की वजह से वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स होने के बाद वही में जो क्रॉप्स होती है उसमें मिक्स हो जाता है, और फिर उन क्रॉप्स को भी अनसर्टेनली हम लोग ही खा रहे हैं, है ना। तो समझ आ रहा है कि किस तरीके से ये, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये कैसे पूरी कम्युनिटी के अंदर फैलता है, ठीक है। लेट अस इन्फर एक्टिविटी 3.7। तो चलिए आइए निष्कर्ष निकालते हैं कि जनरली अब हम क्या है इस चीज के बारे में। स्टडी द इंफोग्राफिक गिवन in figure 3.5b. How do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogen? क्या कह रहा है कि बेटा, कह रहा है कि अब आपको फिगर 3.5 के बी में देखना है और आपको ये पता लगाना है कि कैसे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये डेवलप कैसे हुआ, ठीक है, और आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसको कम करने के लिए, ठीक है। दूसरा, to tackle the problem of antibiotic resistance we must use antibiotic wisely only when prescribed by doctor. इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमें इस एंटीबायोटिक्स को तभी खाना है जब डॉक्टर की प्रेस्क्राइब होगी, इन द करेक्ट डोज, सही तरीके के सही डोज में, और फॉर द राइट ड्यूरेशन। अगर डॉक्टर ने बोला आपको 4 दिन के लिए खाना है, 3 दिन के लिए खाना है, 2 दिन के लिए खाना है, तो आपको उसी तरीके से पर्टिकुलर ड्यूरेशन के हिसाब से खाना है। Avoiding unnecessary use help prevent the rise of resistance bacteria and keep antibiotic effective for future generation. बेटा बहुत ज्यादा यूज से हमें बचना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बनेगा, और वो फिर आपकी बाकी फ्यूचर्स वाली आगे फ्यूचर जनरेशन को भी क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा, इफेक्ट पहुंचाएगा। तो इसीलिए आपको अननेसेसरी यूज से बिल्कुल बचना है, ठीक है। Traditional medicine system like Ayurveda, Siddha and Unani have been used in India for many years to manage common health problems. बेटा भारत के अंदर ना पारंपरिक जो मेथड है, ठीक है, कुछ पारंपरिक प्रणालियां यूज होती है, जैसे आपने देखा होगा आयुर्वेद के बारे में, सिद्ध के बारे में, यूनानी तरीके, है ना। बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है ना उनको मैनेज करने के लिए इन सब सिस्टम्स का यूज किया जाता था। ये क्या करते थे, ये यूज करते थे नेचुरल हर्ब्स, ऑयल्स, है ना, इन सब का यूज करते हैं, और मिनरल्स, फिर उस बीमारी को मैनेज करते हैं, उसकी रिकवरी का प्रमोट करते हैं, और फिर फोकस करते हैं कि, और ये भी बोला जाता है कि अच्छी हेल्थ डाइट लेनी है, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने। तो ये सारी चीजें वो उस पारंपरिक जो तरीके होते थे पहले के टाइम में इसमें बताते थे। While this system can help with some condition and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases at all stages. माना कि ये जो सिस्टम था जो वो लोग बता रहे थे कुछ कंडीशन के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, हमारी वेलबींग के लिए, हमें रोज की जो हमारे रोजमर्रा जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जो जीवन शैली है ना, उस पर ध्यान देता है, हमारी डाइट पर ध्यान देता है। लेकिन ये बेटा हर बीमारी के लिए
उसकी हर स्थिति के लिए जो है ये इफेक्टिव नहीं होता। Therapies for non-communicable diseases focus on managing symptoms and improve quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation. कुछ आपने देखा होगा क्या करते हैं कि इनके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को रोकने के लिए, है ना, इनके जो सिम्टम्स हैं उनको रोकने के लिए और लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए कुछ क्या किया जाता है, कुछ आपकी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन कर देंगे, है ना, या आपके जो जीवन की गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए कि भैया ये अच्छी चीजें खाओ, ये वाली चीजें मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, है ना। तो नई नई जो आपको कुछ इंप्रूविंग क्वालिटी बताते हैं लाइफ के लिए। Early diagnosis and continuous care are key to control the disease progression and prevent complications. बेटा देखो, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर है तो उसको पहले ही पता लगाना, ठीक है, उसकी प्रॉपर केयर करना, यही दो तरीके ऐसे हैं जो उस बीमारी को कंट्रोल में करेंगे और उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से रोकेंगे। कैसे बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट बनता है एंटीबायोटिक के लिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये देखो ये आपके जो है कुछ बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक पे। अब जब आपने एंटीबायोटिक ली तो उसने बैक्टीरिया को तो मारा, वो रेड वाले को तो मारा, साथ ही साथ कुछ अच्छी बैक्टीरिया को भी वो क्या कर देता है, किल कर देता है, जब आप ज्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना शुरू कर देते हो, जिससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन जो है ना बेटा, अच्छी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर ओवरटेक कर जाता है, ठीक है, ओवरटेक कर जाता है और क्या बना देता है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को ग्रो कर देता है ना। देखो पहले एक आधी जो आपकी कोई बीमारी हो गई उसका एक आधी बैक्टीरिया था, बाकी सारे अच्छे बैक्टीरिया थे, लेकिन फिर क्या किया आपने, ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक ले लिया, प्रॉपर तरीके से नहीं ली, तो इससे अच्छे वाले बैक्टीरिया वो तो गया जो आपका बीमारी वाला बैक्टीरिया था, उससे अच्छे वाले पर भी इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, अच्छे वाले जो है वो वीक हो गए और आपका जो बीमारी वो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। तो जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उनकी वजह से जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर की मदद से समझाया गया। ये देखो एक ये केमिस्ट है, आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माय मदर, शी हैड सोर थ्रोट एंड फीवर। ये कह रहा है कि मुझे एंटीबायोटिक चाहिए, मेरी मम्मी का जो गला है वो दुख रहा है और उनको बुखार। अब यहाँ पर एक लेडी है जो बोल रही है यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। आपको पहले डॉक्टर से लिखवा के लेके आना है कि डॉक्टर ने आपको ये प्रिस्क्राइब किया, आपको बताया। उसके बाद एक दूसरा देखो यहाँ पे पिक्चर है, कह रहा है कि आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू योर कैटल, क्या आप अपने गाय भैंसों को एंटीबायोटिक देते हैं, प्रतिजैविक देते हैं। तो बोला नो आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक्स, नहीं मैं कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं करती हूँ। और तीसरा जो पिक्चर है वो देखो आपको कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर बता रहे हैं कि ये देखो एक कोई फादर है ना, जो कोई इंजेक्शन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि नो नो डोंट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, नहीं अपने मवेशियों को या अपनी गाय भैंसों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन मत लगाओ, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज। ये क्या कर देगा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, ठीक है। तो अब अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैसे डेवलप करता है और उससे हमें कैसे प्रिवेंट करना है। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं फटाफट से स्नैपशॉट्स पर। हेल्थ जिसका मतलब था कि आप लोग सिर्फ बीमार नहीं है, ठीक है, यही मतलब हेल्थ नहीं होता है, स्वास्थ्य यही मतलब नहीं होता है, आपको फिजिकली मेंटली और सोशली अच्छा होना होता है। खुश रहने से आप बेटा एक्टिव रहते हो, हेल्दी रहते हो और आपकी अच्छी हेल्थ होने से आपका मूड भी अच्छा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप खुश हो, तो हेल्थ और हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेट होते हैं। डिसीज जो है आपकी नॉर्मल वर्किंग को, आपकी बॉडी और माइंड दोनों को इफेक्ट पहुंचाती है। सिम्टम्स वो होते हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि दर्द या थकान, और साइंस, ठीक है, वो होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि फीवर और रैशेस, कुछ ऐसी आप लक्षण बता सकते हो जिनको आप मेजर भी कर सकते हो। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि आपका डायबिटीज और हार्ट डिसीज, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से इफेक्ट होते हैं, ना कि जर्म्स की वजह से। ये प्रिवेंट कर सकते हैं आपकी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करके और एक्सरसाइज करके आप इनको प्रिवेंट कर सकते हो। इन्फेक्शियस डिसीजेज वो होती है जो पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस और बॉम्ब से होती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हेल्प करता है हमें बचाने में हार्मफुल पैथोजन से। वैक्सीन हमारे बॉडी को सिखाती है कि कैसे बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ना है। किसकी यूज से, बाय यूज दैट वीकेंड एंड हार्मलेस पार्ट ऑफ जर्म टू प्रिवेंट डिसीजेस। जर्म के हार्मलेस, कमजोर और डेड पार्ट से क्या होता है बेटा, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिसीज।
बीमारियों को मैनेज करने के लिए या क्योर करने के लिए पहले उनका डायग्नोस करना जरूरी है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो होप सो सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिली होगी, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी इस चैप्टर से। तो बेटा सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। तो जिस भी बच्चे को क्लासेस अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।